Good afternoon to all the students and viewers. I welcome you all to this online class and मैं आपके DLED सेकेंड सेमेस्टर के कंपलसरी फर्स्ट पेपर जो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसका दूसरा टॉपिक मैं डील कर रही थी। पिछले क्लास में मैंने उसके कुछ अंश लिया था, पहले कुछ अंश लिए थे जिसमें मैंने शिक्षा का उद्देश्य बताया था, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण बताया था और उसी के साथ साथ हमने सामान्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों पर भी चर्चा की थी। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज मैं उसके आगे के टॉपिक्स, उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसको डील करूँगी, जिसमें मैं शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य, सार्वभौमिक उद्देश्य, वैयक्तिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्यों के से आपके साथ उसकी चर्चा करूँगी। मैंने पिछले बार उन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को बताया था एक सीरीज़ में कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं शिक्षा के उद्देश्यों का महत्व क्या होता है और उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसकी का क्या इम्पोर्टेंस है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रही हूँ वो है शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। अब शिक्षा का जो विशिष्ट उद्देश्य है, जनरल एम्स हो गया जिसको हम सामान्य उद्देश्य बोलते हैं। उसके बाद जो शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको हम बोलते हैं शिक्षा के स्पेसिफिक एम्स। जैसे कि उसका नाम ही हम लोगों को अपने बारे में सजेस्ट करता है कि वो क्या है स्पेसिफिकली। ये जो शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य हैं वो ज़्यादातर जो DLED के स्टूडेंट्स हैं, BTC के BEd के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक एम समझना, विशिष्ट उद्देश्य समझना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये स्पेसिफिक एम्स। जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके सामान्य उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं जो शिक्षा के सभी विषयों में जिनको शामिल किया जाता है। मतलब कि एक शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, चरित्र का निर्माण करना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब क्या हैं, शिक्षा के उद्देश्य हैं। जो हम किसी भी विषय को डील करें तो हम इन सामान्य उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं, वो व्यापक होते हैं। परंतु जो स्पेसिफिक एम्स हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, उनकी जो सीमा होती है, जो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, जो परिस्थिति होती है वो सीमित होती है। जो क्षेत्र होता है और जो परिस्थिति होती है, मतलब कि वो अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, वो चेंज होता रहता है। जिसका मतलब ये है कि अगर हम जिस परिवेश में हैं, जिस देश में हैं, जिन बच्चों से डील कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और जिस विषय से डील कर रहे हैं और विषय के अंदर भी हम जिस टॉपिक या चैप्टर से डील कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम वो स्पेसिफिक नेम्स को निर्धारित करते हैं, उन विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का जो एक व्यापक उद्देश्य है या सामान्य उद्देश्य है अंग्रेज़ी को पढ़ने का या इंग्लिश को पढ़ने का, तो इंग्लिश में ज्ञान अर्जित करना, इंग्लिश लैंग्वेज में, भाषाओं में ज्ञान अर्जित करना, अपने मदर टंग से अलग हट करके एक अन्य भाषा का ज्ञान अर्जित करना, उससे जुड़ी हुई साहित्य का ज्ञान अर्जित करना, ये क्या हो गया, सामान्य उद्देश्य। जो भी व्यक्ति इंग्लिश या अंग्रेज़ी का, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ, का पठन पाठन करेगा इंग्लिश का, उसका ये सामान्य उद्देश्य होगा कि वो उस भाषा में ज्ञान को अर्जित करें। पर जब हम स्पेसिफिक एम में आ जाते हैं, जब हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं, तो हम अंग्रेज़ी के एक विशेष चैप्टर को लेकर के चलते हैं, एक विशेष टॉपिक को लेकर चलते हैं और फिर उसका एक विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं कि आज हमें इस कक्षा में या इस पठन पाठन के दौरान हमें इस विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करना है।
जो वो टॉपिक है, जो वो चैप्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रेपोजिशन का या कंजंक्शन का हम एक टॉपिक ले रहे हैं। प्रेपोजिशन मतलब टू, अंडर, फ्रॉम, अबाउट, इन, आउट, है ना। ये सब जो प्रेपोजिशंस हैं, सेंटेंसेस को जो जोड़ते हैं, वो टॉपिक अगर हम बाय चांस डील कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमें आज अंग्रेज़ी भाषा का तो ज्ञान अर्जित करना ही है, वो हमारा सामान्य उद्देश्य है, लेकिन आज हमें विशेषकर स्पेसिफिकली उस प्रेपोजिशन के टॉपिक को बच्चों को सही प्रकार से समझाना है, समझना है, पढ़ाना है। तो उस दिन का विशिष्ट उद्देश्य हमारा हो जाएगा कि हम उस प्रेपोजिशन के चैप्टर को आज अच्छी प्रकार से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके विभिन्न प्रकारों को पढ़ेंगे और उसके अलावा जो भी हम उस टॉपिक में डील करने वाले हैं। तो ये विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो असामान्य होते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आज हम किसी बड़ी कक्षा में मान लीजिए पढ़ा रहे हैं प्रेपोजिशन, तो उसका जो स्पेसिफिक एम होगा वो अलग होगा। वही टॉपिक अगर हम किसी छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं या किसी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो हर एक दिन, हर एक समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, शिक्षकों के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार वो बदल सकता है विशिष्ट उद्देश्य। हम अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरत के हिसाब से अपने विशिष्ट उद्देश्यों को उसी दिन, उसी समय हम निर्धारित करते हैं। तो वो होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इसीलिए परिस्थिति, कारण व लक्ष्य के अनुसार, मैंने आपको बताया था, कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास लक्ष्य का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें मान लीजिए कोई कक्षा लेनी है जिसमें हमें ये पहले से ही पता है कि बच्चों का गणित कमज़ोर है या गणित का कोई एक विशेष टॉपिक, मान लीजिए अलजेब्रा या इंटीजर्स या कोई भी टॉपिक उनका कमज़ोर है, तो हमारा उस दिन का विषय सामान्य उद्देश्य तो होगा कि हमें बच्चों को गणित की शिक्षा देनी है, गणित की विषय में उनको ज्ञान अर्जन कराना है। परंतु हमारा विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा कि हमें आज का हमारा विशिष्ट उद्देश्य ये है कि जिस कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं उस कक्षा के बच्चों का हम अलजेब्रा का विशेष रेमेडियल टीचिंग का क्लास लेंगे और उसमें हम उनको पारंगत बनाने की कोशिश या चेष्टा करेंगे। तो हर कक्षा में हर ज़रूरत के हिसाब से विद्यार्थियों के मुताबिक हमारा विशिष्ट उद्देश्य बदल सकता है, तो वो परिवर्तनशील होता है। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक्स पे डील किए। सामान्य उद्देश्य जो मैंने 14 मई को आपकी कक्षा ली थी, उसमें हमने सामान्य उद्देश्य को बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने उसके बारे में पढ़ा था, उसके भी अलग अलग पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। उसके बाद आज हमने पढ़ा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम 3rd उद्देश्य पे आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक उद्देश्य। अब इसका जो नाम है सार्वभौमिक उद्देश्य, तो इसको हम इस तरह से जोड़ना मैं चाहती हूँ, जैसे हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास। जब आप शिक्षा के अलग अलग परिभाषाओं को पढ़ते हैं, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं या समझाया गया है उनके द्वारा, जब हम पढ़ते हैं तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने सर्वांगीण शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण, मनुष्य के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य बताया है। वही है सार्वभौमिक उद्देश्य। मतलब कि जब हम समाज में किसी मनुष्य को, अपने किसी मानव को, किसी भी व्यक्ति को अपने समाज में लेते हैं या उसको जोड़ते हैं या वो खुद स्वयं से जुड़ता है, तो हम उससे अपेक्षा करते हैं कि उसके अंदर ये गुण तो होने ही चाहिए। मीन्स एक्सेप्टेड होता है कि दीज क्वालिटीज़ शुड बी देयर इन अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक मनुष्य के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर कम से कम ये गुण तो होने ही चाहिए। उसका मानसिक विकास होना ही चाहिए, शारीरिक विकास होना ही चाहिए, उसके अंदर समाज के प्रति प्रेम, सौहार्द, आदर की भावना होनी ही चाहिए।
इसमें भी हम कभी कभी ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं है दिखने में, या वो बहुत कद काठी में बहुत सामान्य नहीं है, असामान्य है, तब भी हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने समाज में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समाज में सही तरह से बिहेव नहीं करता है, उसका बिहेवियर सबके प्रति अच्छा नहीं है, आदर सम्मान की भावना नहीं है, उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना नहीं है, तो क्या हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उसे अलग कर देते हैं अपने समाज में। हम उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपने अंदर ये डेवलप करे। हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि उसको समाज में एक रिस्पेक्टफुल प्लेस मिले, उसको डिग्निटी मिले, उसे वो आदर सम्मान की भावना मिले, उसको वो जगह मिले। तो उसके लिए उसे भी अपने अंदर वो विकसित करना अत्यंत आवश्यक है कि वो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड हो, एक्सेप्टेबल हो। वो एक्सेप्टेबल बनाने का उद्देश्य जो होता है उसको ही हम बोलते हैं सार्वभौमिक उद्देश्य, जिसमें कि हम मनुष्य से कुछ वांछनीय गुणों की अपेक्षा करते हैं कि हाँ, ये गुण होने ही चाहिए, तभी वो संपूर्ण मानव कहलाने के लायक है। उसमें उसका मानसिक आ जाता है विकास, शारीरिक विकास आ जाता है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, वैल्यूज़ की जो एक विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो होना भी बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर वैल्यूज़ की कमी ना रह जाए। ये होता है शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य, जो कि होल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल की बात करता है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, उसके अंदर वो सारी चीज़ें, अपेक्षित जो गुण हैं, जो स्वभाव है, वो उसके अंदर अपने आप उस शिक्षा से डेवलप हो जाए। अब हम एक एक दिन करके तो बच्चों को नहीं सिखाते। क्या होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकरण से। दे लर्न बाय फॉलोइंग यू पीपल, द अडल्ट्स, द एल्डर्स। उनको फॉलो करते करते, जैसे कि हम अपने पशु पक्षियों में भी देखते हैं कि जब वो अपने माता पिता को चलते देखते हैं, उड़ते देखते हैं, तो वो उनका अनुकरण करते हुए उनके अंदर वो लर्निंग्स अपने आप डेवलप हो जाती है। इसी तरह हम बच्चों को हर दिन हर एक टॉपिक लेकर के नहीं बैठते कि बेटा ये आदर का टॉपिक है, ये स्नेह का टॉपिक है, ये प्यार करने का टॉपिक है और ये घृणा करने का टॉपिक है। नहीं, हम हर दिन कोई एक टॉपिक लेकर के बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं देते। वो नैतिकता का विकास उनके अंदर कैसे होता है? अपने बड़ों को देखते हुए, अपने बड़ों से जुड़ करके और अपने बड़ों का अनुकरण करते हुए, उनको फॉलो करते, उनको इमिटेट करते हैं। दे इमिटेट देम एंड देन लर्न हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। सो दिस इज़ द सार्वभौमिक उद्देश्य। ये है जिसमें वो संपूर्ण मानव की बात करते हैं। अब हम फोर्थ आ जाते हैं वैयक्तिक उद्देश्य पे। अब शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को समझने के साथ साथ हमें थोड़ा साइकोलॉजिकली और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल का उद्देश्य जीवन में एक जैसा हो। उसी प्रकार जीवन में ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन को जीने का जिस तरह उद्देश्य सेम नहीं हो सकता, उसी प्रकार शिक्षा को ग्रहण करने का उद्देश्य भी सिमिलर नहीं हो सकता। जब हम सामान्य उद्देश्यों की बात करते हैं तो वो सामान्यतः हम मान लेते हैं जनरली कि वो सभी के अंदर होता है, जिसमें हम ऑलमोस्ट सभी लोगों को काउंट कर लेते हैं। बट जब हम विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर अलग अलग लोगों को लेके चलते हैं कि वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने स्वाभाविक है। किसी का शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य होता है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। वो सिर्फ इसलिए लेता है कि मुझे नॉलेज लेना है, मुझे अपने जीवन को ज्ञान से ओतप्रोत करना है, मुझे उस नॉलेज को अपने अंदर लेना है। कईयों का ये उद्देश्य होता है, हो सकता है वो लोग सब कुछ छाड़ के केवल ज्ञान के तरफ बढ़ते हैं। उनका इंटरेस्ट कम्प्लीटली नॉलेज गेन करने की तरफ होता है।
ऐसे ही कुछ लोगों का होता है कि हमें सिर्फ उतनी ही शिक्षा ग्रहण करनी है जितने में हमें रोज़गार मिल जाए, हम जितने में अपने जीवन में कुछ कमा पाएँ और अपने परिवार को और स्वयं का भरण पोषण कर पाएँ, बस उनका उद्देश्य इतना ही होता है। तो इस तरह से सोचने पे हमें साइकोलॉजिकली भी सोचना चाहिए, फिलॉसफिकली भी सोचना चाहिए। उसी तरह हमारे सारे जो शिक्षाविद थे, शिक्षा शास्त्र में जो महान लोग थे और जितने भी विद्वान लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से शिक्षा को भी परिभाषित किया और शिक्षा के उद्देश्यों को भी परिभाषित किया। उसी में ही एक जो कुछ शिक्षाविद हैं हमारे, जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा को जो व्यक्तिक गुण होता है, जो व्यक्तिक उद्देश्य होता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अभी इससे पहले मैंने आपसे सार्वभौमिक उद्देश्यों की बात करी, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि उसमें समाज के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, जो हम समाज को देते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। बट जब हम व्यक्तिक उद्देश्यों में आ जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसको इम्पोर्टेंस समाज से ज़्यादा दी है। इसका मतलब ये है कि जो पहले के जो प्राचीन कई ग्रीस के विद्वान थे और इवन भारत के भी कुछ जो विद्वान थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जो व्यक्ति होता है उससे समाज बनता है। जैसे कि हम वैसे भी जानते हैं कि जो व्यक्ति है वो सबसे छोटी इकाई होता है। तो उन्होंने कहा यदि व्यक्ति स्वयं में ही एक इंडिविजुअल नहीं बन के रहेगा, उसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं होगी, उसका खुद का कुछ आइडेंटिटी नहीं होगा, यदि वह स्वयं का विकास नहीं कर सकता तो वो समाज का भी विकास नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो इंडिविजुअल का विकास है, जो इंडिविजुअलिज्म है, उसको उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा व्यक्ति का जो विकास है, जो उसके हित हैं, वो समाज के हित से ज़्यादा है। उन्होंने व्यक्ति के हित को समाज के हित से ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यक्ति का जो डिग्निटी है, जो आइडेंटिटी है, पहले उसको उस व्यक्ति को उस विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसके उपरांत उसे समाज के प्रति कुछ योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा यदि व्यक्ति ही नहीं रहेगा, यदि व्यक्ति ही नहीं होगा या उसकी आइडेंटिटी ही नहीं होगी, तो समाज के होने या ना होने का कोई महत्व नहीं है। इसमें जो कुछ विद्वान थे वो थे रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल और नन। हमारे इन कुछ विद्वानों ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने व्यक्तियों को समाज से ज़्यादा महत्व दिया, उन्हें महत्वपूर्ण समझा। तो ये है हमारे जो व्यक्तिक उद्देश्य हैं, उसके बारे में हमारी ये चर्चा हुई। उसके उपरांत हम आते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों पे। अब इसी में ही आप लोग ये सोचेंगे कि हम लोग अलग अलग तरीके के उद्देश्यों का जब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल हो रहा है, कंट्रोवर्शियल या कुछ भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, कुछ अंतर आ रहा है। मतलब एक तरफ हम समाज के विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम इंडिविजुअल के विकास की बात करते हैं। ये अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग शिक्षाविदों द्वारा दिए गए कुछ उद्देश्य हैं, उनकी कुछ उनके द्वारा परिभाषित की हुई बातें हैं जो हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम जब आते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में, तो यहाँ पे जो शिक्षाविद हैं या अलग विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति के जो व्यक्तिक उद्देश्य हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ सामाजिक उसके साथ साथ नहीं, उसके ऊपर, कहीं ऊपर उन्होंने समाज को महत्व दिया है। उन्होंने कहा व्यक्ति से ऊपर उठ करके समाज है। अब इसमें वो बिल्कुल उल्टे अलग तरीके से बोलते हैं कि नहीं, व्यक्ति को समाज के लिए
सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, उन्हें व्यक्ति को कम इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये क्या हो गया, हमारे सामाजिक उद्देश्यों में आ गया। जब हम समाज के प्रति अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करते हैं और अपने परिवार को महत्व देते हैं, अपने समाज को महत्व देते हैं। अब हम यदि किसी बच्चे की बात करते हैं, जब वो जन्म लेता है तो तभी से वो समाज से जुड़ जाता है, वो अपने परिवार से कुछ खट्टे मीठे अनुभव लेता है, उन खट्टे मीठे अनुभवों से लर्निंग करता है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसी परिवार के थ्रू पूरे समाज से जुड़ जाता है। वो सामाजिक एक पशु बन के रह जाता है, सामाजिक परिवेश में पल बढ़ के वो एक सामाजिक, हम लोग कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है। वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए इन विद्वानों ने जो सामाजिक उद्देश्यों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उन्होंने ये बात कही कि यदि व्यक्ति को समाज में रहना है तो उसे अपने हितों से ज़्यादा सामाजिक हितों को महत्व देना चाहिए। उन्हें सामाजिक मूल्यों को, जो कि हमारे राष्ट्र को उन्नति दे, हमारे तकनीकी उन्नति में सहायक हो, हमारे राष्ट्र की सेफ्टी सिक्योरिटी में सहायक हो, ऐसे उद्देश्यों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और व्यक्तियों को ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहिए जिससे उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना और ज़्यादा विकसित हो। सामाजिक उद्देश्य देने वाले विद्वानों ने हमेशा इंडिविजुअल से ऊपर रखा समाज को। उन्होंने सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा यदि एक व्यक्ति के बलिदान से समाज बच सकता है तो उस व्यक्ति को अपना बलिदान या अपने हितों का बलिदान दे देना चाहिए और समाज को सर्वोपरि रखना चाहिए अपने जीवन में। अब इसी में हमारे जो ये सामाजिक उद्देश्यों का टॉपिक है, ये दो भागों में, अब इसी में मैंने आपको दो चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली समझाई जो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है टू ईच अदर। कॉन्ट्रडिक्टरी है वो हम उसमें बहुत सारा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि कई लोग कह सकते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई लोग इस बात को फेवर करेंगे कि नहीं, सोसाइटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल। तो इसमें दो तरह के अलग अलग ग्रुप्स भी हैं। इसमें है समाज के उग्र रूप में समाजवाद के उग्र रूप में जो सामाजिक उद्देश्यों का संकुचित उद्देश्य अर्थ दिया गया है, उसमें जो संकुचित अर्थ है उन्होंने उस पर बल दिया है। किन्होंने? जो उग्र रूप है, उन्होंने कहा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि नहीं, समाज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना, व्यक्ति से कहीं ऊंचा क्या है, समाज है। उन्होंने इस बात को बल दिया। इसी में क्या होता है कि व्यक्ति का जो पूरा संपूर्ण जीवन होता है वो चाहते हैं कि केवल राष्ट्र की भलाई के लिए हो, वो व्यक्ति के भलाई को या उसके हित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उसी में ही वो स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करते हैं। मतलब कि इस दृष्टिकोण के उग्र रूप के को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो एक स्पेसिफिक प्रणाली का, एक स्पेसिफिक सिस्टम का, व्यवस्था का वो निर्माण कर देते हैं और उसे लागू कर देते हैं कि नहीं, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस रूल। इसी व्यवस्था को सभी लोगों को फॉलो करना है जिस माध्यम से हमारे समाज का हित हो। वो व्यक्तियों के हित का, वेलफेयर का, बेनिफिट्स का कम तवज्जो देते हुए वो समाज के बेनिफिट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी हिसाब से वो उस सिस्टम, उस स्पेसिफिक शिक्षा प्रणाली को लागू कर देते हैं अपने अनुसार। शिक्षा के इस समाजवाद के इस उग्र रूप में वो क्या करते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना को व राष्ट्र प्रेम की भावना को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी तरह मैंने पहले जो डिस्कस किया उसमें समाजवाद के उदार रूप को भी मैंने डिस्कस किया। अब उदार रूप में क्या होता है, सामाजिक उद्देश्यों का व्यापक अर्थ निकल के आता है। व्यापक अर्थ मतलब कि वो समाज को तो इम्पोर्टेंस देते हैं,
बिल्कुल देते हैं समाज को इम्पोर्टेंस, पर उसके साथ साथ वो व्यक्ति को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि हर एक इकाई, समाज की हर एक इकाई, हर एक व्यक्ति का विकास होना ज़रूरी है, और तभी उसी के बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति को आधार बनाते हैं समाज के विकास के लिए। तो वो यही बोलते हैं कि व्यक्ति का विकास होना अत्यंत आवश्यक है समाज को उन्नति प्रदान करने के लिए। वो व्यक्तियों को स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने का भी छूट देते हैं। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति का स्वतंत्र रूप में भी अपनी आइडेंटिटी होना अत्यंत आवश्यक है। वो शिक्षा को कोई एक फिक्स प्रणाली में लागू नहीं करते। सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत हो जाए, स्वयं से, मतलब उस पर कोई फोर्सफुली लागू ना करे, उसके ऊपर कोई दबाव ना डाले, और बल्कि वो स्वयं से इतना विकसित हो जाए एक व्यक्ति, एक स्वतंत्र सोच के साथ, कि उसके अंदर वो जो सद्भाव की भावना है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, वो स्वयं ही विकसित हो जाए। अब इसके उपरांत हम जो टॉपिक डील करते हैं वो है वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारण। अब इसमें मैंने आपके साथ बहुत सारे उद्देश्यों और उनके जो वर्गीकरण, जो क्लासिफाइड जो टॉपिक्स हैं, उन सबको डील कर लिया। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वर्तमान भारत में जो हमारे उद्देश्य हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। हम अपने जीवन में, फिर से मैं अपने जीवन से शिक्षा को जोड़ती हूँ, क्योंकि शिक्षा और जीवन अलग अलग सेपरेटली हम उसको डील नहीं कर सकते। हम शिक्षा और जीवन को हमें हमेशा साथ लेकर ही चलना चाहिए और चलना पड़ेगा। अगर हमें जीवन को समझना है तो हमें शिक्षा को लेकर चलना पड़ेगा, और यदि हमें शिक्षा को समझना है तो हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, और शिक्षा ही हमारी इस काम में मदद करती है या करेगी। तो इसमें जो हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो कारण हैं, जो फैक्टर्स हमारी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं, वो हमारे जीवन से ही जुड़े हुए हैं। अब इसमें जल्दी से मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, जैसे कि दर्शन, फिलॉसफी। आप सबको पता होगा कि जो फिलॉसफी है, जो फिलॉसफिकल जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, वो हमारे जीवन के उद्देश्यों को भी प्रभावित करती है, एज वेल एज हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को भी प्रभावित करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हमारा आ जाता है जीवन दर्शन। अब इसमें हम और ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फ़िलॉसफ़ी वाला जो हमारा पॉइंट है उसमें हम अलग अलग फ़िलॉसफ़ीज़ को पढ़ते हैं, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशियलिज़म, इंडिविजुअलिज़म, जिसकी बात मैंने वैयक्तिक उद्देश्यों में करी। तो जब आप फ़िलॉसफ़ी, अपने जीवन के फ़िलॉसफ़ीज़ को समझते हैं तो उसके साथ साथ उस फ़िलॉसफ़ी के साथ हमारे जो शिक्षा की फ़िलॉसफ़ी है उसको देखने का दृष्टिकोण भी हमारा आए दिन प्रतिदिन बदल सकता है, बदलता रहता है। तो उस मुताबिक हमारा जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो चेंज होते रहते हैं दर्शन के अनुसार। हर इंडिविजुअल के जीवन को जीने का जो दर्शन होता है, जो फिलॉसफी होती है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू द अदर इंडिविजुअल। तो उसके मुताबिक हमारे शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आता है। उसी के बाद हमारा आ जाता है जीवन दर्शन। जिस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उसको, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको प्रभावित करता है। हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को हमारा जीवन दर्शन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है या हमारे सोचने समझने का जो दृष्टिकोण है वो बदलता है। उसके साथ साथ हमारा राजनैतिक दृष्टिकोण, तत्कालीन जो सरकार होती है, जो हमारी अभी की सरकार है, उसका क्या दृष्टिकोण है, उसका क्या फ़िलॉसफ़ी है, उसकी क्या विचारधारा है, उसके मुताबिक भी हमारा जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो डिफ़र कर जाते हैं। हमारे शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आ जाता है। यदि सरकार की कुछ विचारधारा है तो उससे व्यक्ति की जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी हमारा करिकुलम सिलेबस चलता है तो ज़्यादातर उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो हमारा जो तत्कालीन जो सरकार होती है या जो हमें जो हमारे ऊपर की जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी जो राजनैतिक विचारधारा है उससे भी हमारे उद्देश्य प्रभावित होते हैं।
उसके बाद आ जाता है सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, देश की जो आर्थिक दशाएं हैं, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, वो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। यदि हमारा जैसे भारत देश है, हम बोलते हैं हमारा भारत देश एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें हम बहुत उच्च स्तरीय अपने शिक्षा के उद्देश्यों को नहीं बना सकते, जिसको हम अटेन नहीं कर पाए, जिसको हम जिन उद्देश्यों को हम पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसे उद्देश्यों को बनाने का भी कोई भी अर्थ नहीं होता। हाँ, हमारा फोकस, हमारा गोल, हमारा टारगेट हमेशा ऊंचा होना चाहिए, हमारी सोच, आइडियाज़ हमेशा ऊंची होनी चाहिए। लेकिन जब हम कुछ उद्देश्य बनाते हैं, कुछ शिक्षा के जो लक्ष्य बनाते हैं, वो हम अपने सामाजिक, हम अपने जो आर्थिक दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं अपने देश की, अपने समाज की, उनको ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशनिस्ट्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, वो निर्धारित करते हैं। तो हमारे जो देश की आर्थिक दशाएं हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रख के भी हमारे शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होता है, वो उनको प्रभावित करती हैं शिक्षा के उद्देश्यों को। इसी तरह तकनीकी उन्नति जो होती है, हमारे देश ने जितनी भी तकनीकी में उन्नति करी, हासिल करी, उसके हिसाब से हमारे उद्देश्य और ऊंचे होते जाते हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास का हमेशा हर कक्षा में एक ना एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, और ये लेना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जैसे हमारी तकनीकी उन्नति हो रही है, तो हम अपने घर बैठे बैठे पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे। ये हमारी क्या है? तकनीकी उन्नति है। हम तकनीकी रूप से इतने उन्नत हो चुके हैं कि हम अपने आप को शिक्षा के उसमें लेवल्स में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे जो शिक्षा के स्टेजेस हैं, शिक्षा प्राप्त करने के, शिक्षा ग्रहण करने के, शिक्षित करने के लोगों के, उसके जो हमारे माध्यम हैं, तकनीकी जो हमारा विकास हो रहा है, उससे हमारे जो माध्यम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो भी उसके मुताबिक आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ जिन देशों में ये तकनीकी उन्नति नहीं हुई है, उसमें क्या होगा, इतने बड़े उद्देश्य ना हो करके उनके उद्देश्य हमसे कहीं नीचे सीमित होकर रह जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा देश तकनीकी लेवल पे और आगे बढ़ता जाएगा, तकनीकी उन्नति करता जाएगा, उसी तरह हमारे उद्देश्य भी और आगे उन्नति की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो क्या ये हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यही समझना है। हमारे हर टॉपिक को ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं हैं या हमें समझ में नहीं आता, उसे हमें व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए स्वयं से समझना है। और इसी तरह प्राकृतिक दशाएं, जो लास्ट है हमारा, जो हमारे फैक्टर्स हैं, उसमें यही है कि प्राकृतिक दशाएं हमारे हर देश, हमारे देश का भी ऐसे ही हर एक देश का, और हमारे देश में तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, कि हर एक सोसाइटी में, हर एक लोकल कंडीशंस में हमारी जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो उस हिसाब से भी जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं वो भिन्न हो जाते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। इस तरह से मैंने आपके अलग अलग प्रभावों को प्रभावित करने वाले कारणों को आज मैंने आप लोगों के साथ चर्चा करी, और इसी के साथ मैं इस कक्षा को इन्हीं वर्ड्स के साथ ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। और आपको आज का असाइनमेंट जो आप लोगों को अपने डायट्स में सबमिट करना है वो मैं देना चाहूँगी। उसमें आप जो अपनी कक्षा के किसी भी एक विषय को लेकर के, किसी भी एक चैप्टर, उस एक विषय को चुन लीजिए अपनी ही कक्षा के, और उसके बाद उसी विषय के एक चैप्टर, किसी भी एक टॉपिक पर सामान्य उद्देश्य बनाइए और उसी के विशिष्ट उद्देश्य बनाइए। ये है आज का आप लोगों का असाइनमेंट, जो आप लोगों को अपने अपने डायट्स में सबमिट करना है। और मैं आशा करती हूँ कि ये असाइनमेंट भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन उद्देश्यों को और अच्छी तरह से समझने में। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।